सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा, उस एक पल में जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और फिर वहां से होते हुए हम आज तक आएंगे, ये देखने के लिए कि हमारे महाद्वीप अपनी इस शक्ल में कैसे पहुंचे। अच्छा, कभी दुनिया का नक्शा ध्यान से देखा है? और कभी ऐसा लगा है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किनारे एक दूसरे में एकदम फिट बैठ सकते हैं, जैसे किसी बहुत बड़ी जिगसॉ पजल के दो टुकड़े हों? यही वो सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों और नक्शा बनाने वालों को उलझाए रखा, और यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। मतलब हम जिस जमीन पर खड़े हैं ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो हमेशा से बदलती आई है। हमारी धरती एक जिंदा, सांस लेते हुए ग्रह की तरह है, और इसका नक्शा किसी पत्थर पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे खिसकती हुई चट्टानों पर लिखा गया है। तो भाई, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। अपने ग्रह को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कहानी को शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा पल जब समय और जगह सब कुछ पैदा हुआ, एक अकेले अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु से वो सब कुछ बना जिसे हम आज जानते हैं। इसे किसी धमाके की तरह मत सोचिए, बल्कि ऐसे सोचिए कि स्पेस खुद हर दिशा में तेजी से फैल रहा था। जरा कल्पना कीजिए, एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था, और फिर वो बहुत विशाल हो गया। पहले 3 मिनट के अंदर ही उन चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए जिनसे आगे चलकर तारे और ग्रह बनने वाले थे। और फिर करीब 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि रोशनी आजादी से घूम सकती थी और सब कुछ पारदर्शी हो गया। ये गुब्बारे वाला उदाहरण ना एकदम परफेक्ट है इसे समझने के लिए। जैसे आप गुब्बारे पे कुछ निशान बना दें और फिर उसे फुलाएं, तो वो निशान एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और मजे की बात यह है कि ये आज भी हो रहा है। चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्मांडीय घटना से हमारा अपना घर यानी पृथ्वी कैसे बनी। तो ये है हमारे ग्रह का जन्मदिन। जी हाँ, आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के घूमते हुए बादल से, जिसे नेबुला कहते हैं, हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। ये कोई शांत प्रोसेस नहीं था, बल्कि बहुत ही उथल-पुथल भरा था। इसे एक्रीशन कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण ने छोटी छोटी चट्टानों और धूल को एक दूसरे की तरफ खींचा। फिर ये पिंड आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, और धीरे धीरे एक बड़ा, गर्म और पिघला हुआ ग्रह बना। आज की हमारी हरी भरी दुनिया से ये बिल्कुल अलग थी। शुरुआती पृथ्वी एक तरह से नरक जैसी थी, पिघली हुई चट्टानों का एक आग का गोला, जिस पर लगातार आसमान से उल्का पिंडों की बमबारी हो रही थी। किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा सीन था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेल और पानी अलग हो जाते हैं, है ना? उसी तरह हमारी युवा पृथ्वी भी परतों में बट गई। जो सबसे भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो केंद्र में डूब गईं और कोर बन गईं। और जो हल्की चट्टानी चीजें थीं, वो ऊपर आकर मैंटल और सबसे पतली बाहरी परत यानी क्रस्ट बन गई। इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी को उसकी आज की संरचना दी। चलिए अब वापस आते हैं उस पहेली पर। याद है वो जिगसॉ पजल वाले महाद्वीप जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक परेशान किया? तो बात है 1912 की। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, एल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने नक्शे को देखा और कुछ ऐसा नोटिस किया जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि महाद्वीप हमेशा से एक जगह पर नहीं थे, बल्कि वो खिसकते हैं। वेगनर सिर्फ देखकर ही नहीं रुके, उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। उन्हें ऐसे जीवाश्म मिले जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह पाए जाते थे, जबकि वो जीव तैरकर इतना बड़ा महासागर पार ही नहीं कर सकता था। उन्हें दोनों महाद्वीपों पर ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं मिलीं जो एक दूसरे से एकदम मेल खाती थी। इन सब सबूतों के आधार पर उन्होंने कहा कि आज के सारे महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को एक नाम दिया, पैंजिया, जिसका मतलब होता है सारी जमीन। एक दुनिया, एक विशाल भूभाग। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। सबने माना कि सबूत तो मजबूत हैं, पर ये महाद्वीप हिले कैसे? कैसे? कौन सी ताकत इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि पूरे के पूरे महाद्वीपों को हिला दे? और इस एक सवाल का जवाब न होने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय ने दशकों तक उनके इस आइडिया को खारिज कर दिया। और जानते हैं इस पहेली का जवाब कहाँ छिपा था? हमारी नजरों से दूर,
समंदर की अथाह गहराइयों में चलिए एक गोता लगाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई नई टेक्नोलॉजीज आईं जैसे सोनार, और जब वैज्ञानिकों ने पहली बार समंदर की सतह का नक्शा बनाया ना, तो वो हैरान रह गए। उन्हें वहां कोई समतल मैदान नहीं मिला, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिली जो सारे महासागरों से होकर गुजरती थी। और यहीं वैगनर की पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा मिला। इसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्री तल का फैलाव। यही वो ताकत थी जिसकी वैगनर को तलाश थी। इसे एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। इन पहाड़ियों पर पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा लगातार बाहर आता है और नई समुद्री परत बनाता है। ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ धकेलती है, और जब ये पुरानी परत महाद्वीपों के पास पहुंचती है तो ये वापस धरती के अंदर समा जाती है, जहां ये फिर से पिघल जाती है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। समुद्री तल के फैलाव की इस खोज ने एक ऐसी महान थ्योरी को जन्म दिया जो अब हमें बताती है कि हमारा ग्रह असल में काम कैसे करता है। और वो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हमें असली जवाब मिल गया था। महाद्वीप खुद नहीं खिसकते, बल्कि वो तो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बैठे यात्री हैं जो हमारे ग्रह के गर्म पिघले हुए मेंटल पर धीरे धीरे तैर रही हैं। और मजे की बात देखिए, दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? ठीक वहीं जहां ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो रिंग ऑफ फायर है, वो इन्हीं प्लेट सीमाओं का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब कुछ सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा हिमालय। भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तब हिमालय पर्वत बने, और ये टक्कर आज भी जारी है। इसीलिए हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। हमारा ग्रह लगातार खुद को एक नया आकार दे रहा है। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्लेट्स हमेशा चलती रहेंगी, नए महासागर बनेंगे, पुराने बंद होंगे, और हमारे ग्रह का चेहरा लगातार बदलता रहेगा।